हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है होलसेल ट्रेड। कल या परसों हमने पढ़ा था ट्रेड के बारे में कि ट्रेड एग्जैक्टली होता क्या है। ट्रेड का मतलब हम जैसे हमें पता है कि बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। हमने पढ़ा था परसों इंटरनल ट्रेड के बारे में, जो होता है किसी भी कंट्री की लोकल या नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर अंदर जो ट्रेड होता है उसे हम कहते हैं इंटरनल ट्रेड। अब हमारा था होल सेल ट्रेड। क्या होता है होल सेल ट्रेड? वो होता है जो कि एक मैन्युफैक्चरर से या प्रोड्यूसर से बल्क या लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट्स खरीद के रिटेलर्स को या फिर कंज्यूमर्स को या कंज्यूमर्स को ही छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में सामान बेचता है, उसे हम बोलते हैं होल सेल ट्रेड। मतलब कि एक तरह से ये लिंक होता है प्रोड्यूसर के बीच में और कस्टमर के बीच में, एक लिंक का भी काम करता है। इसमें लिखा भी रखा है कि इट इज़ ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर और द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर एंड द होल सेल ट्रेडर परचेज गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स एंड देन सेल्स देम इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो ये होता है होल सेल ट्रेड। अब हम पढ़ेंगे इसे फीचर्स क्या होते हैं। होल सेल ट्रेड जो है कि काफ़ी बड़ी बड़ी क्वांटिटी में सामान खरीदता है प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से। ये जो है स्पेशल गुड्स में ही डील करता है। अब नॉर्मली अगर आप जाओगे ना किसी होलसेलर के पास जाओगे तो आपको वैरायटी कम मिलेगी, लेकिन आपको जो है क्वांटिटी है ज़्यादा मिलेगी। तो एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के गुड्स में ही ये डील करता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई जैसे साबुन है तो नॉर्मली उसी में ही डील करेगा। ऐसा नहीं कि भी साबुन भी है, शैम्पू भी है, सब कुछ उसके पास होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग होलसेलर के पास अलग अलग सामान होता है। तो एक होलसेलर जो होता है एक स्पेशल टाइप के गुड्स में ही डील करता है। नेक्स्ट है कि रिटेलर्स को सामान बेचता है। ये तो सबको पता ही है। ऐसे आपको पता है कि भाई पहले होलसेलर आता है फिर रिटेलर आता है। ये कैश पे सामान खरीदता है और उधार सामान बेच देता है। अब इसको क्या चाहिए, इसको बस सेल्स करनी है अपनी। तो कई बार रिटेलर जो होते हैं जिनके पास कम कैपिटल होती है तो उनको तो बेचता है सामान ही उधार पे बेच देता है, और जब खरीदता है प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से ये कैश पेमेंट पे खरीद लेता है। तो एक तरह से दोनों को ही फ़ायदा मिलता है। प्रोड्यूसर को कैश मिल रहा है और उनको सामान मिल रहा है जो कि बाद में वो पे कर सकते हैं। एक तरह से प्रोड्यूसर और रिटेलर के बीच में एक लिंक का काम करता है, क्योंकि रिटेलर जो है वो डायरेक्टली जाके किसी प्रोड्यूसर से सामान खरीदता नहीं है। इसका रीज़न क्या है कि जो होलसेलर है वो बल्क क्वांटिटीज़ में खरीद सकता है और रिटेलर जो है वो बल्क क्वांटिटीज़ में सामान नहीं खरीद सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा वैरायटी अपने पास रखनी होती है। नेक्स्ट है देयर आर मेनी एजेंट्स और ब्रोकर्स विद द होलसेलर फॉर सेलिंग गुड्स। होलसेलर के पास में काफ़ी सारे एजेंट या ब्रोकर्स होते हैं, कमीशन एजेंट्स होते हैं एक तरह से, उसका सामान बेचने के लिए वो काफ़ी सारे लोगों को हायर कर सकता है। ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगी होलसेल ट्रेड में, क्योंकि बल्क क्वांटिटीज़ आपको खरीदनी है, स्टॉक ज़्यादा बना के रखना है, तो आपको वर्किंग कैपिटल जो है ज़्यादा चाहिए होगी। फिर नेक्स्ट है होल सेलर अडॉप्ट्स मॉडर्न मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट टू प्रमोट द सेल्स ऑफ गुड्स। गुड्स की सेल को प्रमोट करने के लिए वो अलग अलग तरीके यूज़ करेगा एडवर्टाइजमेंट करने के, जो मॉडर्न तरीके हैं वो। उसके बाद एक गोडाउन होगा शॉप की बजाय, क्योंकि होलसेलर के पास क्या होता है बल्क क्वांटिटीज़ में सामान होता है तो सारा सामान शॉप पे नहीं रखता है, मेनली वो वहाँ पे सैंपल रखता है, और जो बाकी सारा सामान होता है वो उसके गोडाउन में रखा रहता है, जब भी वो स्टोर करके रखता है उसे। होलसेलर जो है अपनी शॉप को डेकोरेट करने में बहुत कम खर्चा करता है, उसके एस्टेब्लिशमेंट में ज़्यादा खर्चा करता है। मतलब सॉरी मेरे कहने वाला भाई, जैसे आप दुकान पे जाएंगे किसी शोरूम में जाएंगे तो वो वहाँ पे सजा के रखेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो भी खर्चा किया रहता है, जो कंपेरेटिवली खर्चा किया रहता है वो ज़्यादा किया रहता है अपने गोडाउन के ऊपर। शॉप की डेकोरेशन में कोई खर्चा नहीं करता है होलसेलर, तो नहीं करता है। सिर्फ सैंपल्स रखे रहते हैं शॉप पे, और जो बाकी सारा सामान होता है वो गोडाउन में रखा हुआ होता है। जैसे बताइए है वो एक तरह से एडवांस पेमेंट में या ऑर्डर देके सामान खरीदता है प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से। नॉर्मली उसको पता होता है कि भाई डिमांड में क्या चीज़ चल रही है, तो वो प्रोड्यूसर को बताएगा और उसको एडवांस पेमेंट भी दे देगा और ऑर्डर भी दे देगा कि हमें बस ये सामान बना के दे दो आप, जिससे हम आगे बेच सकें। होलसेलर क्या करेगा, एक तरह बैलेंस बना लेगा डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, क्योंकि उसे पता है कि भाई डिमांड किस चीज़ की है, सप्लाई किस चीज़ की हो रही है कि नहीं हो रही है। तो वो एक चीज़ की सप्लाई उसके हाथ में है। अगर वो स्टॉक ज़्यादा बना के रख लेगा तो सप्लाई वो कम, मतलब कि सप्लाई वो कम कर देगा। जब वो बेचना चाहे तो सप्लाई बढ़ जाएगी उसकी। तो वो एक तरह बैलेंस भी काम करता है कि डिमांड एंड सप्लाई को क्रिएट करने में या बैलेंस करने में काफ़ी उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। जो होलसेलर का प्रॉफिट रेशो जो मार्जिन होता है वो काफ़ी कम होता है, ज़्यादा तो होता ही नहीं है। क्योंकि होलसेलर क्या है कि भी बल्क क्वांटिटीज में सामान खरीद रहा है। जैसे मान लो कि आपने 100 यूनिट्स खरीद ली, अब 100 यूनिट्स खरीदने की वजह से आपको 90 रुपये की पड़ी और आपने 100 या 100 रुपये की बेच दी, तो आपको 10 रुपये कमाए आपने। आपको जो प्रॉफिट मार्जिन है होलसेलर के केस में काफ़ी कम होता है। फिर इसका लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियली हेल्प भी करता है प्रोड्यूसर की भी और रिटेलर की भी। अब कैसे हेल्प करता है, रिटेलर को आपने उधार सामान बेच दिया तो उसकी फाइनेंशियली हेल्प हो गई,
और जो प्रोड्यूसर है उसको कैश पेमेंट मिल गई, तो उसको फाइनेंशियली हेल्प हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सर्विसेज क्या क्या देता है होलसेलर प्रोड्यूसर को, सोसाइटी को, रिटेलर को। पहला है हमारा सर्विसेज टुवर्ड्स प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स। पहला पॉइंट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिमांड। अब जैसे कि होलसेलर आपको पता ही है कि भाई रिटेलर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है, कभी कभी कंज्यूमर्स भी डायरेक्टली होलसेलर से सामान खरीद लेते हैं, अगर उनको भी इस क्वांटिटी में चाहिए होता है या सस्ता चाहिए होता है तो वो होलसेलर से डायरेक्टली ले लेते हैं। तो उससे होलसेलर को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि भाई एग्जैक्टली मार्केट में लोगों की प्रेफरेंस क्या है, लोगों का टेस्ट क्या है, लोगों को पसंद क्या आ रहा है, लोगों की डिमांड क्या है। तो उसी के अकॉर्डिंग कई बार हो सकता है रिटेलर भी उसको इन्फॉर्म कर सकता है कि भाई मार्केट में ये चल रहा है, ये बिक रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो होलसेलर है अब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है प्रोड्यूसर के भी, तो वो प्रोड्यूसर को इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि भाई किस चीज़ की डिमांड है और आपको जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें आप कैसे क्या क्या चेंज कर सकते हो जिससे कि मार्केट में ईजिली बिक सके। तो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है प्रोड्यूसर को कि क्या डिमांड में एग्जैक्टली चल रहा है। फिर नेक्स्ट है एक्टिंग एज मिडल मैन। अब मिडल मैन का मतलब होता है मीडिएटर, जो कि आपका एक साइकिल के बीच में खाली आप एक मीडिएटर का काम कर रहे हो। जैसे प्रोड्यूसर ने सामान प्रोड्यूस किया, आप उसे बेच रहे हो, मतलब आप एक ट्रेडिंग बिजनेस में हो, तो आप एक तरह से मिडल मैन का काम कर रहे हो उसमें। इसमें कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसमें एक तरह से एजेंट का काम कर रहे हो आप, जैसे कि एक तरह से बस आपका अपना एक प्रॉफिट है और आप एक लिंक का काम कर रहे हो इस चेन में। तो ये काम होता है कि एक्टिंग एज मिडल मैन, मतलब कि एक डिस्टेंस जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में वो कवर किया जा रहा है एज अ वे ऑफ होलसेलर। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। जैसे आपसे को मैंने बताया ही है कि जो होलसेलर है कैश एडवांस पेमेंट में ऑर्डर्स दे के अपनी जो सामान है वो ले लेता है, तो उससे प्रोड्यूसर को काफ़ी हेल्प मिलती है, फाइनेंशियली हेल्प मिलती है। जब आपको एडवांस पेमेंट मिल जाती है तो आपको ज़्यादा पैसा रखना नहीं पड़ता है, तो आपको काफ़ी फाइनेंशियली हेल्प मिल जाती है होलसेलर के केस में। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग गुड्स। अब क्योंकि पता ही है कि भाई प्रोड्यूसर ने तो सामान बनाना है और तो उसको कुछ करना नहीं है, ट्रेडिंग वाले को उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी कि उसे सामान बेचना है, उसे लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है। तो वो एडवर्टाइजिंग जो होगी उससे एक तरह से प्रोड्यूसर की को हेल्प मिलती है कि भाई उसके नाम की जो है एडवर्टाइजमेंट की जा रही है उसके बिना किसी खर्चे के हो रही है, तो वो खुश हो जाता है कि भाई मेरे जो सामान मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जो भी कोई कर रहा है चाहे कोई भी करे उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रही है, तो उसकी कंपनी का नाम भी आगे जा ही रहा है। तो उससे एडवर्टाइजमेंट से क्या होता है कि उसकी जो बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं और भी कोई प्रोडक्ट है उस कंपनी का, तो उसकी भी सेल्स में थोड़ा बहुत इजाफा, मतलब कि थोड़ा सा कुछ बेनिफिट उसको मिलता ही मिलता है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटीज़। अब होलसेलर क्या करता है, बड़े बड़े गोडाउन रखता है, प्रोड्यूसर ने तो बस खाली प्रोड्यूस करना है और तो कुछ नहीं करना है, ना उसने बेचना है, ना कुछ उसने कुछ करना है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो होलसेलर उससे सामान खरीद के स्टोरेज भी उसे प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने आपको बताया डिमांड सप्लाई भी कंट्रोल कर लेता है होलसेलर कि भाई अगर किसी लगता है कि भाई जैसे कि सीज़न जा चुका है तो उसे स्टॉक करके रख लेगा, मतलब स्टोरेज करके रख लेगा, उसे सामान ख़राब नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि प्रोड्यूसर को स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड होती हैं होलसेलर के हाथ, मतलब के हवाले से। फिर नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता ही है कि भाई प्लेस ऑफ प्रोडक्शन और प्लेस ऑफ कंजम्पशन दो अलग अलग जगह पे हो सकती हैं, काफ़ी बड़ा प्लेस गैप हो सकता है, टाइम गैप हो सकता है, तो उसको कवर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफ़ी काम आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब है जैसे होलसेलर्स हैं, एजेंट्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं एक प्रोड्यूसर को कि भाई आपका सामान जहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो वहाँ पे आपके पास कस्टमर नहीं है, आपके कस्टमर को हम सामान बेचेंगे, तो वो एक तरह डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है होलसेलर एक प्रोड्यूसर को। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबलाइजिंग प्राइसेस। अब जैसे आप सभी को पता है कि भाई किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस कम तब भी बढ़ जाएगा। मतलब कि डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइसिंग का और सप्लाई के साथ नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस कम हो जाएगा। तो उसी वजह से क्या है, ऑल द थिंग्स आर नॉट प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। कब सारी चीज़ें पूरे साल 365 दिन में प्रोड्यूस नहीं की जाती हैं, तो उनका हमें स्टॉक रखना पड़ता है। कभी होता है डिमांड कम हो जाती है, कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में ये स्टेबलाइज भी करता है प्राइस को कि अगर वो किसी चीज़ की अगर ज़्यादा सप्लाई हो रही है तो उसे सप्लाई कम कर देगा जिससे कि प्राइस उसका बढ़ सके, और अगर सप्लाई कम हो गई है तो उसे सप्लाई बढ़ा देगा जिससे कि प्राइस थोड़ा कम, मतलब कि बढ़ सके या कम हो सके, सही वाइस वर्सा। फिर हमारा आता है लास्ट पॉइंट आता है अचीविंग इकोनॉमी इन द प्रोडक्शन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अचीविंग इकोनॉमी इन द प्रोडक्शन। अब इकोनॉमी कैसे अचीव होती है प्रोडक्शन लेवल पे, जब होलसेलर क्या करेगा कि बल्क क्वांटिटीज़ में एक प्रोड्यूसर सामान खरीद लेगा, फिर आगे छोटी छोटी यूनिट्स में उसको बेच देता है।
तो उससे क्या होगा कि प्रोड्यूसर को क्या पता चलेगा कि उससे सेल्स हो रही है। जब उसकी सेल्स बढ़ जाएगी, उसका लार्ज स्केल हो जाएगा सेल्स का, तो वो अपने प्रोडक्शन लेवल को भी बढ़ा देगा। जिससे जब वो प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाएगा तो उससे प्रोडक्शन लेवल में इकोनॉमी को अचीव कर पाएगा, क्योंकि जितनी उसकी सेल्स बढ़ेगी, जितनी उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, उससे उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम होती जाएगी, डिमिनिशिंग रेट से कम होती जाएगी। फिर हमारा आता है, नेक्स्ट आता है सर्विसेज टुवार्ड्स रिटेलर्स, कि वो रिटेलर्स को क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। पहला है इजी सप्लाई ऑफ गुड्स। अब जैसे कि कोई एक प्रोड्यूसर है बेंगलोर में कहीं पे है, रिटेलर है आपका रोहतक में कहीं पे है, तो वो रिटेलर क्या करेगा, बेंगलोर नहीं जाएगा सामान लेने के लिए, आपका जो आसपास जो शॉप होती है, किराने की जो दुकान होती है, वो सामान लेगा आपके आसपास किसी बड़े होल सेलर से लेगा, जो कि सामान लेगा प्रोड्यूसर से। तो उसको काफ़ी इजी हो जाता है सप्लाई, उसको इजीली हो जाता है, जो गुड्स होते हैं, जो भी कुछ वो चीज़ बेचना चाहता है, उसके बाद सप्लाई इजीली हो जाती है। फिर नेक्स्ट है फाइनेंशियली हेल्प। अब क्योंकि ये जो है क्रेडिट सेल करता है रिटेलर्स को, जिससे कि उनको फाइनेंशियली हेल्प मिल जाती है। ये फैसिलिटी सिर्फ उनको ही मिलती है नॉर्मली जो एक तरह रेपुटेड होते हैं, जो होते हैं भाई पैसा उधार तो खरीद लिया लेकिन वापस इसको पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस केस में उनको फाइनेंशियली हेल्प नहीं भी मिलती है। ये नॉर्मली जिनके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनसे ही उनको ही मिल पाती है। फिर नेक्स्ट हमारा कंसल्टेंसी सर्विसेज। होलसेलर जो है जबकि एक रिटेलर के कॉन्टैक्ट में आता है तो उन्हें काफ़ी सारी एडवाइसेस भी देता है, अपने एक्सपीरियंस शेयर भी करता है उनके साथ में, अपनी नॉलेज शेयर भी करता है कि उनकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको किस चीज़ का बिजनेस करना चाहिए, किस चीज़ का ट्रेडिंग बिजनेस एग्जैक्टली आपको किस एरिया में करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस ही गिव्स एडवाइस टू द रिटेलर्स रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट, आर्ट ऑफ सेलिंग, क्वालिटी कंट्रोल। इन सभी एस्पेक्ट से रिलेटेड वो रिटेलर को गाइड कर सकता है, एडवाइस दे सकता है, सजेस्ट कर सकता है कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा रहेगा। क्योंकि हमेशा देखा जाएगा तो ऐसा ही होगा कि होल सेलर का जो एक्सपीरियंस है ना, वो हमेशा ही रिटेलर से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा है, होल सेलर एक तरह से मान लो कि 10 करोड़ रुपए का सामान खरीद के बेच रहा है, क्योंकि बल्क क्वांटिटीज़ में खरीद रहा है वो तो, और जो रिटेलर है उसकी दुकान छोटी सी होती है। होल सेलर का जो दुकान होएगी आपकी वो छोटी सी दिखेगी, लेकिन उसके बीच जो उसका गोडाउन है वो बहुत बड़ा है, तो उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा ही होगा, जब तभी वो ज़्यादा रिस्क ले रहा है, ज़्यादा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो उसमें कंसल्टेंसी सर्विसेज अपनी दे सकता है रिटेलर को। फिर नेक्स्ट है रीजनेबल प्राइस। जबकि एक रिटेलर जो है होलसेलर से कुछ सामान खरीदता है और बल्क या फिर एक छोटी बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदता है होलसेलर से, तो उन्हें सस्ता भी मिल जाता है। अगर मान लो कि मैं ही हूँ, अगर मैं एक रिटेलर हूँ और मैं किसी एक और रिटेलर से सामान खरीद रहा हूँ, तो मुझे MRP पे मिलेगा वो चीज़। अगर मैं एक होलसेल प्राइस से बेच रहा हूँ, जैसे आप सभी को पता ही होगा कि घर पे आप कुछ सामान खरीदते हैं, होलसेल प्राइस आप एक वर्ड यूज़ करते हैं, होलसेल प्राइस पे मैंने खरीदा है, तो मतलब कि आपको एक रीजनेबल प्राइस पे आपको वो चीज़ मिल रही है। एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में। फिर नेक्स्ट हमारा बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कि एडवर्टाइजमेंट जो करता है वो करता है ये जो हमारा होलसेलर है, तो उसका बेनिफिट जो है प्रोड्यूसर को भी मिलता है और उसका बेनिफिट रिटेलर को भी मिलता है, क्योंकि रिटेलर को एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कुछ भी चीज़ को बेचने के लिए, उससे बस खाली चीज़ बेचनी है जो ऑलरेडी मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है। नॉर्मली रिटेलर उसी चीज़ को ही परचेज करता है होलसेलर से जिस चीज़ की ऑलरेडी डिमांड होती है, नहीं तो वो खरीदता ही नहीं है, अपने एफर्ट्स नहीं लगाता है वो, उसका खाली काम है सिर्फ खरीदा और बेचना, और कोई काम नहीं है उसका। एडवर्टाइजमेंट करना होलसेलर का काम होता है, प्रोड्यूसर का काम होता है, रिटेलर का काम कभी भी मार्केटिंग करना नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। अब जैसे मान लो कि मैं एक रिटेलर हूँ, मैं एक 15 कंपनी से साबुन बेच रहा हूँ, ठीक है, फिक्स हो गया, मैं 15 कंपनी से साबुन बेच रहा हूँ, ख़त्म बात। अब जब कोई नई कंपनी अपना साबुन लॉन्च करेगी मार्केट में, तो वो खबर मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे होलसेलर को, तो जो हमारा होलसेलर है वो अपने रिटेलर को नए प्रोडक्ट्स के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देगा कि भाई मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आया है, इसका नाम अच्छा चल रहा है, अच्छा लोग यूज़ कर रहे हैं इसे, तो आप इसे भी ले सकते हो। तो उससे क्या मिल रहा है कि एक रिटेलर को एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है नए प्रोडक्ट्स के बारे में, जो कि वो एक तरह से अपने रिटेलर को ट्रांसमिट कर रहा है, कन्वे कर रहा है, तो उससे नॉलेज भी में भी एडिशन हो जाती है। फिर हमारे से लास्ट पॉइंट आता है पैकिंग फैसिलिटीज़। होलसेलर क्या करता है, जैसे कि आप मान लो कि आप उससे 50 टॉफ़ी के डिब्बे खरीद रहे हो, तो उसे पैक करके देगा। अगर आप रिटेलर से खरीद रहे हो तो क्या देगा कि डिब्बा खोल के आपको 2 या 3 टॉफ़ी जितनी आपको चाहिए वो आपके हाथ में रख देगा और कुछ नहीं करेगा। तो होलसेलर एक तरह से पैकिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है कि जो भी चीज़ आप उसे खरीद रहे हो उसकी वो पैकिंग करके पर्टिकुलरली एक पैकेज में, जैसे भी हो सकता है कि किसी भी पैकेज में, बॉक्स में
कंटेनर में या एनवेलप में कैसे भी होगा, वो पैक करके आपको चीज़ देता है, तो उससे आपको फैसिलिटी मिलती है कि भी आप उसे इजीली ट्रांसपोर्ट या इजीली कन्वे कर सकते हैं, मतलब कि कहीं पे भी लेके जा सकते हैं उसे। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है आज का, वो है सर्विसेज टुवर्ड सोसाइटी, कि वो सोसाइटी को क्या क्या सर्विसेज देता है एक होलसेलर। पहला है कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशंस, जो मार्केट में काफ़ी सारी फ्लक्चुएशन होती है डिमांड सप्लाई को लेके या कि प्राइसिंग को लेके, उसको वो कंट्रोल कर सकता है होलसेलर। अब वो कैसे कंट्रोल करता है, नॉर्मली से आपको पता ही है कि भी किसी चीज़ की सप्लाई अगर कम हो जाएगी तो उसका प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से होलसेलर जो है अपने पास किसी पर्टिकुलर चीज़ का जिसका लगता है कि उससे स्टॉक कम होने वाला है फ्यूचर में, उसका स्टॉक वो अपने पास सेव करके रख लेता है, जिससे कि सप्लाई जो है बनी रहे, कम ना हो, उससे उसका प्राइस बढ़ ना जाए। तो प्राइस को कंट्रोल करने में भी एक तरह से होलसेलर का काफ़ी बड़ा रोल रहता है, कि वो उसका कंट्रोल, उसका मैकेनिज्म उस पर रहता ही है। तो वो एक तरह से कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है। जैसे आप सभी को मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इसमें प्याज का एग्जांपल लेता हूँ। प्याज का रेट आपने 20-30 रुपये का भी देखा होगा, 100 रुपये का भी देखा होगा। ऐसा क्यों होता है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो भी होलसेलर्स ही होते हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए, फिलहाल अभी सरकार ने उसमें बैन लगा दिया, लेकिन मैं बताता हूँ आपको होता क्या है। वो अपने फ़ायदे के लिए, उनके पास प्याज है लेकिन मार्केट में बेच नहीं रहे हैं। क्या करेंगे वो? जब इंतज़ार करेंगे कि भी लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और मार्केट में वो चीज़ बिक नहीं रही होगी, सिर्फ हमारे पास हो गई, वो इतने मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे और उसको महंगे रेट पे बेचते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए होलसेलर का काफ़ी बड़ा एक रोल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। अब सोसाइटी को भी अगर कुछ सामान चाहिए होता है तो उसके लिए अवेलेबल होना ईजी हो जाता है होलसेलर के थ्रू, क्योंकि होलसेलर जो होता है वो कंज्यूमर के टेस्ट को जानता है, कंज्यूमर की डिमांड को जानता है। उसी तरीके से वो प्रोड्यूसर को बोलता है कि भाई ये चीज़ डिमांड में है, आप इसे इस फॉर्म में, इस डिज़ाइन में, इस शेप में क्रिएट करो या प्रोड्यूस करो, और वो जो चीज़ है अवेलेबल हो पाएगी कंज्यूमर को इजीली उनके आसपास के इलाकों में हो पाएगी। अगर होलसेलर नहीं होता है तो रिटेलर इस जॉब को परफेक्टली नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि रिटेलर क्या करता है कि छोटी छोटी क्वांटिटीज में सामान खरीदता है। वो रिटेलर प्रोड्यूसर के पास जाके सामान नहीं खरीद पाएगा। जैसे मान लो कि मुझे 2 टॉफ़ी के डिब्बे चाहिए, तो एज द रिटेलर तो मैं प्रोड्यूसर के पास नहीं जाऊँगा कि भाई 2 टॉफ़ी के डिब्बे दे दे भाई, मेरा बिजनेस चल जाएगा, ऐसे नहीं करेगा वो। होलसेलर क्या खरीदता है? कम से कम 100-50 बॉक्सेस खरीदता है, और रिटेलर क्या करता है उससे मैक्सिमम 2-3 बॉक्सेस ले लेगा टॉफ़ीज़ के। तो ये एग्जांपल होता है होलसेलर और रिटेलर के बीच में। तो होलसेलर जो होता है काफ़ी इजीली अवेलेबल करा सकता है गुड्स को आपके आसपास के एरियाज़ में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेक्शन फैसिलिटी। आपको एक सिलेक्शन फैसिलिटी मिलती है, जैसे आपको एक राइट मिलता है कि भी आपके सामने अगर 12 साबुन रखे हुए हैं तो 12 में से एक चूज़ करने का राइट आपको मिलता है। तो होलसेलर क्या करता है कि बहुत सारी प्रोड्यूसर से सामान आपको खरीद मतलब कि इकट्ठा करके एक जगह पर रख देगा, और उसके बाद हमको एक फैसिलिटी मिल जाएगी भी आप 12 चीज़ों में से एक चूज़ कर सकते हैं। और ये चीज़ हो पाएगी सिर्फ एक होलसेलर के पास, क्योंकि उसके पास जो होती है अलग अलग कंपनीज़ की ज़्यादा क्वान्टिटीज़ में सामान होता है। फिर नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब एडवर्टाइजमेंट करता है होलसेलर तो उसका एडवांटेज जो है सभी को मिलता है। अब वो कैसे मिलता है? प्रोड्यूसर का सामान बिक रहा है, उसको कुछ अपना सर प्रोडक्शन पे ध्यान देना है। रिटेलर का बस सामान बेच रहा है, उसे बस खाली परचेज करके सेल करना है। सोसाइटी को क्या बेनिफिट मिलता है कि उनको एक तरह से इन्फॉर्मेशन और नॉलेज प्रोवाइड हो रही है, नए प्रोडक्ट्स के बारे में नई इन्फॉर्मेशन उनको दी जा रही है, उसकी नॉलेज जो है वो एडिशन उनमें हो रही है, तो वो उनके एक तरह से बेनिफिट होता है। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ कंज्यूमर्स कंप्लेंट्स। होलसेलर क्या करता है? नॉर्मली जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ, मैं कोई एक चीज़ यूज़ कर रहा हूँ और मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो मैं किससे बात करूँगा? अब मैं सोचूंगा मैं अगर रिलायंस से कोई मोबाइल फ़ोन या रिलायंस से कुछ यूज़ कर रहा हूँ, फ्रिज यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं अंबानी के पास तो जाऊँगा नहीं और ना वो मेरी बात सुनेगा। तो उस केस में क्या करूँगा कि मैं अपने जिससे मैंने सामान खरीदा है मैं उसको बोलूँगा, चाहे वो रिटेलर हो चाहे होलसेलर हो, वो अपने होलसेलर को बोलेगा, और होलसेलर का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है वो होता है प्रोड्यूसर से। ये तो कोई एजेंसी ली होती है, कोई शोरूम होता है, उसको हम होलसेलर ही बोलते हैं। वो बात करेगा प्रोड्यूसर से और वो मेरी कंप्लेंट रखेगा, और उसके बाद में मेरी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा, और नहीं हो पाएगी तो वो प्रोड्यूसर से मेरी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करवाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली किसी भी बिज़नेस के लिए जो उसके कस्टमर्स हैं वो ही उसका सभी कुछ हैं। अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है तो बिज़नेस लॉन्ग टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो आगे कलेक्ट करके होलसेलर जो है रिटेलर्स के थ्रू और प्रोड्यूसर को पास ऑन कर देगा, या फिर अगर उसके हाथ में कुछ होता है वो कुछ ठीक करना, तो वहीं पे ही वो सॉर्ट आउट कर देगा। फिर हमारा आता है आज का लास्ट पॉइंट, वो है पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कि होलसेलर जो है अगर मेरा सामान बेचेगा, मेरे जो होलसेलर बीच में मैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को ऐड करूँगा बीच में, अगर मीडिएटर ऐड करता हूँ तो मेरा सामान जो है अलग अलग एरियाज़ में बिक पा रहा है। क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर मैं अपना सामान जो है, मेरा काम है प्रोडक्शन करने का, मेरा काम सेलिंग का नहीं है।
तो मैं बार बार किसी गुड़गांव में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, कलकत्ता में जाके बेच नहीं सकता हूँ। तो वहाँ पे मुझे होलसेलर ढूंढने पड़ेंगे जो कि मेरा सामान बेचने के लिए रेडी हो जाएँ। उसके बाद में मेरी जब मुझे ज़्यादा ऑर्डर मिलने लग जाएंगे, मेरी सेल्स बढ़ जाएगी, तो उसके बाद मैं प्रोडक्शन भी बढ़ा दूँगा। प्रोडक्शन बढ़ाऊँगा, जैसे ही मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊँगा तो उससे मेरी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। और वो क्यों होने लग जाएगी मैं उसका रीज़न बताता हूँ। किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए दो तरह के खर्चे होते हैं, एक बोलते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है चाहे आप 1000 यूनिट बनाओ, चाहे 1000 करोड़ यूनिट्स बनाओ, आपका ये खर्चा आएगा ही आएगा। उसमें क्या होता है, नॉर्मली जैसे बिजली का खर्चा है या जो आपका जो टैक्सेस हैं वो सारा फिक्स्ड कॉस्ट है, ये तो इतना लगेगा ही लगेगा आपका। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो आपकी पर मतलब कि प्रोडक्शन के लेवल के साथ में कम होती है, बढ़ती रहती है। अब वो क्या है, मान लो कि आपने 1000 यूनिट्स बनानी है तो आप लेबर भी उसी के अकॉर्डिंग लोगे, उनकी सैलरी भी उनके अकॉर्डिंग दोगे। अगर आपको 1,00,000 यूनिट्स बनानी है तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा लेबर लगाओगे, ज़्यादा आपकी वेरिएबल कॉस्ट आएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग जो अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है कम होती जाएगी, क्योंकि आप जो वेरिएबल कॉस्ट है वो उसी के अकॉर्डिंग उस रेशियो में बढ़ता जाएगा सभी कुछ, और फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो सब में बढ़ती जाएगी। अगर मान लो कि मैंने 1000 रुपये में एक चीज़ खरीदी तो उसकी कॉस्ट आएगी 1000 रुपये की, ठीक है। मैंने दो चीज़ें खरीदी हैं 1000 रुपये में या 1200 रुपये में, अब कॉस्ट आ गई 600 रुपये पर यूनिट की आ गई है, जैसे अगर मैंने 1200 की खरीदी है तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक। ये हमने पढ़ा होलसेल ट्रेड के बारे में कि होलसेल ट्रेड एग्जैक्टली क्या होता है। फिर हमने पढ़े इसके फीचर्स, देन हमने पढ़े इसकी सर्विसेज क्या क्या देता है एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर को, देन रिटेलर को, देन क्या सर्विसेज देता है इस सोसाइटी को, तो इसका कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या रहता है अलग अलग पार्टी से लिए। तो इसी के साथ में हमारा टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट डे हम कल पढ़ेंगे रिटेल ट्रेड के बारे में। थैंक यू।